हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग अभी तक क्लास 11th और 12th का बेसिकली बायोलॉजी पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैं अपने प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशली जो 11th CHS का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनके लिए, और जो 9th क्लास के एकेडमिक बच्चे हैं उनके लिए एक 9th क्लास का टॉपिक लेकर आई हूँ, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ये बात आप सबको ही पता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसका सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। यानी कि हमारी बॉडी सेल के बिना अधूरी है, क्योंकि हम खुद भी नहीं बन पाएंगे अगर सेल नहीं होगा तो। सेल के ही बेसिस पे बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल की एक कोशिका के बने हुए थे उनको हम कह रहे थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलकर बने हुए थे उन्हें हम कह रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम बात करें कि हम और आप किस कैटेगरी में आएंगे, यूनिसेलुलर में या मल्टी सेलुलर में, तो बच्चों आप लोग बोलेंगे कि हम लोग मैम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो बच्चों हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में सबसे पहले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अभी मैंने बताया जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। पर सेल की खोज कैसे हुई बच्चों? कैसे हमें पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं? उसकी खोज किसने की? तो सबसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में कॉर्क सेल्स की स्टडी की। किसकी स्टडी की बच्चों? कॉर्क सेल्स की। कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो ट्री के बार्क में पाए जाते हैं। उसी सेल्स की इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्टडी की, और इसका इन्होंने थिन स्लाइस लिया, मतलब पतला एक लेयर लिया कॉर्क सेल्स का, और उसको अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप के अंदर, खुद के ही बनाए माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्टडी की इस कॉर्क सेल्स की। इस कॉर्क सेल की बच्चों उन्होंने स्टडी की और देखा कि ये जो कॉर्क सेल्स था उसका माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा था। ठीक है, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों इन्हें देखने को मिल रहा था। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर था बच्चों देखने को मिल रहा था, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि सेल जो वर्ड है बच्चों वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है अ लिटिल रूम। अब इसमें हम देखें कि ये लिटिल रूम की तरह कैसे था, तो देखो ये छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह, रूम्स की तरह हमें ऐसे से दिख रहा है। तो इसीलिए इन सारे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का नाम दिया। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। किस ईयर में की? 1665 में की। किसके द्वारा की? तो कॉर्क सेल्स के द्वारा उन्होंने की। जब उन्होंने कॉर्क सेल की स्टडी की तो सेल की डिस्कवरी उन्होंने की। अब हम बच्चों आगे बात करते हैं कि जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ चैप्टर में जो बड़ी बड़ी मेजर डिस्कवरी जो है वो कौन कौन सी हुई उसके बाद। तो सबसे पहले हमने देखा ही कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। सेल की डिस्कवरी उन्होंने की। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1674 में, उन्होंने बच्चों 1674 में फ्री लिविंग सेल्स की स्टडी की। फ्री लिविंग सेल्स की स्टडी की, और फ्री लिविंग सेल्स की स्टडी किसमें की? पॉन्ड वाटर के अंदर की। उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर, पॉन्ड वाटर को वो लाए, उसको एग्जामिन किया और देखा कि पॉन्ड वाटर के अंदर उन्हें फ्री लिविंग सेल्स ऐसे तैरते हुए नजर आ रहे थे। पॉन्ड वाटर में वो प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उनको नाम दिया फ्री लिविंग सेल्स अंडर पॉन्ड वाटर।
किन्होंने नाम दिया? ल्यूबन हॉक ने। किस ईयर में नाम दिया? 1674 में। फिर उसके बाद जब सेल के स्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि सेल में आखिर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो उसमें जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगी भी कि उसमें न्यूक्लियस थे, माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट था, सेल वॉल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये सारी चीजें थी। तो उसी में सेल का एक कंट्रोलिंग सेंटर जिसको हम कहते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि आपकी बॉडी में कोई तो ऐसा होगा जो आपको कंट्रोल करके रखता होगा, आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता होगा, जैसे कि आपका ब्रेन चीजों को सोचना बंद कर दे, आपका नर्वस सिस्टम कोई सेंस को फील करना बंद कर दे, तो क्या आपको गर्मी ठंडी ये सारी चीजें महसूस होंगी? बिल्कुल भी नहीं महसूस होंगी बच्चों। ठीक इसी तरह हमारे सेल के अंदर एक कंट्रोलिंग सेंटर है होता है जो पूरे सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, और वही कंट्रोलिंग सेंटर बच्चा होता क्या है? न्यूक्लियस। वो कंट्रोलिंग सेंटर क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की अगर हम उसकी बात करें, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के न्यूक्लियस की स्टडी की। न्यूक्लियस को ही हम बच्चों नाम देते हैं ब्रेन ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस को नाम देते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल्स, जिसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करें बच्चों, तो पुरकिंजे 1839 में इन्होंने सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है उसको इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। किसी भी सेल के अंदर कोई भी सेल होगा बच्चा, तो सेल के अंदर उसका लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ इसमें पाया जाएगा, जिसको हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की जिन्होंने खोज की, जिन्होंने डिस्कवरी की, उनका नाम था पुरकिंजे, और ईयर जो था वो था 1839। यानी कि हम अगर बोल रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो क्या हम जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसीलिए जीव द्रव्य होता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य होता है बच्चों फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बात करें कि अब ये जो सेल था उसमें क्या क्या पाया जा रहा था, जैसे कि हम बोले सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। तो वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के बेसिस पे, खैर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात छोड़ भी दें, तो सेल कैसा होता है, कैसे आया, सेल की आया कैसे, और कैसे सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, वो सारी चीज की स्टडी एक हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी में, जिसमें सेल से रिलेटेड चीजें हमें पता चलती हैं। तो इसी सेल थ्योरी को किसने दिया? तो सीडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, सीडन 1838 और स्वान 1839। इन्होंने दो टर्म दिया था, दो अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, कम नहीं बोल सकते हम, दो अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। इन दोनों के स्टेटमेंट को, ये दोनों साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को जब हम जोड़ देते हैं बच्चों, तो हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी या कोशिका का सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी कहती क्या थी। तो सेल थ्योरी पहले कहती थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्यों नहीं बने होंगे भाई? अगर हम बात कर रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है, तो अगर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो क्या बिना सेल्स के बने हो सकते हैं? क्या बिना कोशिका के वो बने हो सकते हैं? नहीं बने हो सकते हैं। इसीलिए सेल को, सेल थ्योरी में जो पहला वर्ड बोला गया था बच्चों, वो बोला गया था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे जंतु और पौधे सेल के कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब हम आगे बात करें,
तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता था, दूसरा सेल थ्योरी का सिद्धांत जो था, दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या कहा कि बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि अभी हमने बताया है। अगर प्लांट सेल के बने हैं, एनिमल सेल के बने हैं, तो लाइफ का आधार क्या होगा, लाइफ का बेस क्या होगा, लाइफ का बेस क्या होगा बच्चों, सेल होगी, कोशिका होगी। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, तो आगे है अदर साइंटिस्ट आए विर्को। इन्होंने 1855 में कहा कि ये जो सेल थियरी है उसी में इन्होंने एक एडिशनल चीजें ऐड कर दी। क्या ऐड किया, इन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स अब नए बनेंगे पहले से पाए जाने वाले सेल्स की वजह से ही बनेंगे। आप ये चीज प्रूव भी कर सकते हो, आप पढ़ते हो कि सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक सेल डिवाइड होती है, एक सेल डिवाइड होके दो नई नई कोशिका बनती है। तो यही विर्को जो थे, इन्होंने 1855 में बच्चों ये बात कही कि जितनी भी कोशिका बनेगी वो पहले से उपस्थित, पहले से पाई जाने वाली कोशिका के कारण ही बनेगी। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट हम बोले कि अगर हमें सेल्स को ऑब्जर्व करना है, तो सेल को ऑब्जर्व करने के लिए जो बनाया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग लेंसेज, वो बनाया गया था 1940 में, जिसके अंदर हम सारी सेल ऑर्गेनेल्स को और सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते थे, देख सकते थे। आगे हम बात करें, तो जैसा कि हम बात किए हैं कि सेल के बेसिस पे, अगर हम सेल के बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो वो मेजर दो प्रकार के, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब बच्चों एक, यानी ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें एक कोशिका, एक सेल ही पाई जाएगी, तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई किए जाते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं। अब हम बोले कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, तो अमीबा हो सकती है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या एक कोशिकीय जंतु या जीव होते हैं। आगे हम बात करें कि अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, तो अभी हम क्लास जब स्टार्ट कर रहे थे बच्चों, तो आपको बताए थे हम और आप क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। अब कैसे हम और आप मल्टी सेलुलर हैं उसकी बात करें हम, मल्टी सेलुलर मतलब, मल्टी मतलब मोर देन वन, मल्टी मतलब मोर देन वन, एक से अधिक जो भी होगा वो मल्टी। जैसे आप लोग लड़कियों को देखो, मल्टी कलर का उन्हें दुपट्टे, मल्टी कलर का उन्हें सूट या मल्टी कलर उन्हें बहुत पसंद आता है। ये भी चीजें है ना, लोगों को मल्टी कलर ज्यादा अट्रैक्ट लगता है। जैसे रेनबो आकाश में है तो 7 रंग का इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है हमें। तो ठीक है, कहीं मैंने मल्टी वर्ड की यूज कर रहा है ना, मल्टी मतलब एक से ज्यादा वो होंगे। तो एक से ज्यादा सेल जिस ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बच्चों आपसे पूछे कि हम और आप मल्टी सेलुलर कैसे हुए, हम ऐसे देखने में तो एक शरीर दिख रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा शरीर ही तो एक को है, ये शरीर दो ठो थोड़े है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन बच्चों जैसा कि हम बोले, हमारे लाइफ का कोशिका का जो स्ट्रक्चर यूनिट है, कोशिका जो है वो कैसे है, हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर एक सेल में सारे प्रोसेस एक ही सेल में होते हैं तो वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या हमारे बॉडी में, क्या हमारे शरीर में सारा प्रोसेस एक ही सेल में होता है, क्या हमारा डाइजेशन, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा अदर जो एक्टिविटी है वो सब हम एक ही सेल के अंदर करते हैं, नहीं करते हैं। हमारे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, हमें रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, हमें हमारे अंदर सर्कुलेशन होने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हम कोई चीज को एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालते हैं बाहर, तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है।
में कई सारा सिस्टम पाया जाता है। ये कई सारा ऑर्गन सिस्टम जो है वो कई सारे ऑर्गन में डिवाइडेड है। जैसे हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें कई सारे ऑर्गन है, स्टमक है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम बात करें बच्चों हमारे सेंस ऑर्गन्स की, तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स है, आईज है, नोज है, ईयर्स है। ठीक है, ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि सेल कैसे हमारा ये पूरा बॉडी का फॉर्मेशन किया है। तो देखो बच्चों, सेल सबसे छोटा यूनिट क्या? सेल। ढेर सारे सेल मिलकर, जब कई सारे सेल मिलते हैं बच्चों, तो बनाता है टिश्यू या ऊतक। सेल है क्या? कोशिका। अब ढेर सारी कोशिका मिलेगी तो बनेगा ऊतक। ढेर सारी कोशिका मिलेगी तो बनेगा ऊतक। अब ढेर सारी कोशिका मिलके बना रही है जब ऊतक, तो ढेर सारे ऊतक मिलके अंग नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो ढेर सारे ऊतक मिलके बनाते हैं अंग या ऑर्गन। ठीक इसी तरह जब ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यही ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो बनती है बॉडी। ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो बनती है हमारी एक बॉडी। ठीक है, यानी कि हम अपने एक बॉडी को एक सेल तो नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक बॉडी कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। कई सारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन हैं, कई सारे ऑर्गन के अंदर कई सारे टिश्यूज हैं, तो कई सारे टिश्यू के अंदर एक हमारा सेल है। तो क्या हम अगर बोलें कि जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल की है? नहीं है। वो जो हमारी बॉडी है वो कई सारे सेल्स की है, इसीलिए हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। हम बात करें बच्चों कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम किसको किसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले तुम लोग खुद हो, हम सारे ह्यूमंस क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद सारे एनिमल, सारे प्लांट्स और कुछ फंगस भी मल्टी सेलुलर होते हैं। हम आगे बात करें तो देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, ऑल ऑर्गेनिज्म मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, सेल्स इन लीफ फील्ड्स एंड सेल्स ऑफ रूट टिप। ये कह रहा है बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने होते हैं। ऐसा जरूरी भी है, ऐसा जरूरी भी है। अगर लीफ का जो सेल है, लीफ में पत्तियों में पाई जाने वाली जो कोशिका है और रूट में पाई जाने वाली जो कोशिका है, दोनों सेम सेल से बनी हो, दोनों का सेल या कोशिका सेम चीज की बनी हो, तो क्या दोनों सेम काम नहीं करने लगेगी? बताओ, दोनों सेम कार्य करने, सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी। यानी कि लीफ फील्ड का सेल्स और रूट टिप का सेल्स डिफरेंट होना भी जरूरी है। इसीलिए लिखा है इसमें, ऑल ऑर्गेनिज्म में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। कई सारे ऑर्गेनिज्म में कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। वो सेल्स कई तरीके के हो सकते हैं, किसी का शेप में कुछ डिफरेंस हो सकता है, किसी के स्ट्रक्चर में, संरचना में कुछ डिफरेंस हो सकता है, किसी के फंक्शन में कोई डिफरेंस हो सकता है। तो ये सारा डिफरेंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सेल का शेप कैसा होता है, तो शेप और साइज ऑफ सेल्स की हम बात करें तो सम सेल्स कैन चेंज शेप। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करें तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकी है। तो अगर अमीबा को कोई भी अदर काम करना है, कुछ भी अदर चीजें परफॉर्म करनी है, जैसे उसको कोई फूड लेना है, कोई वो लेना है, तो उसका सारा काम एक ही सेल में हो रहा है। अगर उसका सारा काम बच्चों एक ही सेल में हो रहा है, तो क्या वो अपने सेल को चेंज नहीं करेगा, सेल के शेप को चेंज नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम है, अलग से कुछ और चीज है कि वो जैसा है वैसे बैठे रहे, उसका काम उसकी शरीर कर देगी। ऐसा तो नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप उसको लेके जाएगा, पहले फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, वो अपना काम करेगा। लेकिन अमीबा के पास तो ऐसा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए उसको फूड लेने के लिए अपने सेल को, अपने सेल के शेप को चेंज करना पड़ता है। जैसे तुम्हारे पास खाना लाके हम रख दें,
तुम्हें भगवान हाथ ना दियो, तुम्हारा ये हैंड ना हो, कैसे खाओगे? अपने हाथ से ही खाओगे ना। ठीक इसी तरह अमीबा को कोई फूड लेने के लिए अपने सेल के शेप को चेंज करना होता है। अमीबा को अगर चलना है तो वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है अपने ही सेल्स में, तो इसीलिए कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपने शेप को चेंज करते हैं, जैसे कि अमीबा। दूसरा हम बात करें तो सम सेल्स मोर और लेस फिक्स्ड शेप, कुछ सेल्स का शेप फिक्स्ड भी होता है और कुछ स्टेजेस पे अनफिक्स्ड भी होता है। जैसे नर्व सेल्स की हम बात करें तो हमारा नर्व सेल्स फिक्स्ड शेप रखता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये होता है उसका एक्सॉन, ऐसा होता है ना, ये छोटे छोटे उसके डेंड्राइट्स होते हैं, अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स की बात करें। ठीक है, तो नर्व सेल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में की एक खास बात होती है। अभी मैंने बताया था बच्चों कि अगर एक सेल है, एक सेल से ही दूसरा सेल बन रहा है, और सेल थियरी का एक हमने एक्सटेंशन बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यही मैंने बताया था। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नया बनने वाला सेल होगा वो पहले से बने हुए सेल से ही बन के आएगा, इसका स्टेटमेंट नहीं था। तो अगर ये नया बनने वाला सेल पहले से बने हुए सेल के से आएगा तो इस सेल में कुछ तो हो रहा होगा, इस सेल में कुछ तो हो रहा होगा कि ये नया सेल बना रहा होगा। वो होता क्या है बच्चों, चलिए हम देखते हैं वो क्या होता है। इस सेल में कुछ तो हो रहा होगा जो वो नया सेल बनाएगा, वो क्या हो रहा होगा उसकी हम बात करें तो वो यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवाइड करने की कैपेसिटी। अगर सेल में डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, डिवीजन कैपेसिटी ना हो, तो कोई भी सेल नया सेल फॉर्मेशन नहीं करेगी। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं, एक सेल्स डिवाइड होके मान लो दो सेल्स बनाया, फिर दो सेल डिवाइड होके चार सेल्स बनाया। ठीक है, तो एक सेल से चार सेल हो गया, एक सेल से दो सेल हो गया, दो सेल डिवाइड किया तो चार सेल हुआ, एक सेल डिवाइड किया तो दो सेल हुआ, ऐसे करते करते सेल का डिवीजन हुआ, सेल के नंबर बढ़े। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर होना जरूरी है। तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर, डिवाइड करने की कैपेसिटी तो होगी ही होगी। मतलब जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होंगे उनमें कोशिका विभाजन अवश्य होगा। आगे हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अगर हम सिंगल सेल की बात करें, एक सेल की भी बात करें, तो इस एक सेल में भी डिवीजन होता है। क्यों इस एक सेल में भी डिवीजन होगा? पहले तो हमने बात किया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होगा ही होगा, लेकिन एक सेल में भी क्यों होगा डिवीजन? तो एक सेल में भी क्यों होगा डिवीजन, उसकी बात यह है कि आप लोग सेल डिवीजन में भी पढ़ोगे माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। उसमें आप देखोगे बच्चों कि अगर किसी सेल में समसूत्री विभाजन हो ही ना, माइटोसिस हो ही ना, तो वो सेल ग्रोथ करेगी, उस सेल की वृद्धि होगी? नहीं होगी। इसीलिए सिंगल सेल में भी डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये है बच्चों सेल का स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखो बच्चों कोई भी सेल का सबसे आउटर लेयर जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम सेल वॉल पे नहीं आ रहे हैं, सबसे आउटर लेयर बच्चों होता है हर सेल्स का, जितने भी सेल्स है उस सेल्स का आउटर लेयर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। फिर उसके बाद तीसरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा सेल में वो होगा न्यूक्लियस, क्योंकि अभी मैंने बताया न्यूक्लियस है आपका कंट्रोलिंग सेंटर, न्यूक्लियस है बच्चा आपका कंट्रोलिंग सेंटर, यानी ब्रेन है ये। हर सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन की तरह कार्य कर रहा है। तीसरा चीज जो सेल में पाया जाएगा बच्चों वो होगा साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल्स हो, कोई भी कोशिका हो, उसमें ये तीन चीज तो जरूर पाई जाएगी। कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज हर सेल्स में प्रेजेंट होती है।
कुछ सेल्स जो जो चीजें नहीं प्रेजेंट है उसके आधार पे भी कई सारे सेल्स को डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल किसमें पाया जाता है बच्चों? प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता, तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल देखो हम नेगेटिव साइन बनाए, नेगेटिव मतलब एब्सेंट, माइनस का साइन बनाया है। तो सेल वॉल नहीं पाया जाएगा किसमें? एनिमल सेल में। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाएगा। तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा किसमें? प्लांट सेल में। सेल वॉल एब्सेंट होगा किसमें बच्चों? एनिमल सेल्स में। दूसरे हम बात करें तो प्लांट सेल में सबसे लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा ये सारे सेल ऑर्गेनेल हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। ये सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे दिए गए हैं कि ऐसे सेल्स जिसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हो, तो कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी मैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है। अभी मैं सीरियल वाइज, आपका जैसा एनसीईआरटी का सिलेबस है, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आए। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। कुछ सेल्स में सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, कुछ सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स में पाए जाएं। लेकिन ये तीन चीज बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये कोई भी सेल अगर की हम बात करेंगे तो ये तीन चीज जरूर से उसमें पाया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो हमारा सबसे मेजर और पहला चीज है जो हर सेल्स में पाया जाएगा, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला जो चीज है जो हर सेल्स में पाया जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम पहले ही बात किए, प्लाज्मा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी लेयर होता है सेल का। इट सेपरेट इनर कंटेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। देखो अगर हम बोलने रहे हैं कि कोई सेल का सबसे आउटर लेयर, कोई सेल का सबसे आउटर लेयर बच्चों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई सेल का सबसे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? बाहर वाले कंटेंट को अंदर वाले कंटेंट से सेपरेट नहीं कर रहा है। जैसे हम बोले कि हमको इस रूम से कोई दूसरे रूम में जाना है, तो इस रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए हमको एक डोर तो मिलेगा आगे। हम ऐसा तो नहीं है यहाँ से जाते जाए उस रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, तीसरे रूम से छत पे। ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिन्यूअस चलते रहे और हमें कोई भी बैरियर ना मिले, कोई भी गेट ना मिले। ऐसा नहीं है। हमें इस रूम से दूसरे रूम जाना है तो हमें ये दरवाजे को खोलना पड़ेगा। खोल के फिर हमें दूसरे रूम के दरवाजे को खोलना पड़ेगा, फिर हम उसमें एंट्री मार सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो ठीक, हम इसी तरह बात करें, अगर कोई अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट करना है तो कोई एक लेयर टाइप का, कोई एक डोर टाइप का होना चाहिए। वो डोर ही होता है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी की बात करें हम, तो इट अलाउ एंड प्रिवेंट मटेरियल इन एंड आउट। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों, जो कि एज अ बैरियर की तरह काम कर रहा है, एज अ डोर की तरह काम कर रहा है, तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगा कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल के बाहर आएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। तो नेचर के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने सॉरी अपनी अपने अंदर आने देगा और कुछ अदर चीजों को अपने अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने देता है। ठीक, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये देखो, ये सेल है, ये सेल का सबसे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों देखो
डबल लेयर लिपिड लिपिड का 2 लेयर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो जैसा कि यहाँ पे लिखा है लिपिड बाइलेयर। तो ये जो हम येलो कलर से बनाए हैं ये है तुम्हारा लिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नेचर की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बना होता है लिपिड का और प्रोटीन का, दो चीज का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपिड होगा उसकी उसकी 2 लेयर पाई जाएगी, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कहाँ पाई जाएगी? तो प्रोटीन दो तरह की होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली प्रोटीन, उसके सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन जो इस लिपिड बाई लेयर के अंदर इम्बेडेड होती है, ठीक है। जैसे ये मेरा 2 हाथ है, तो ये लिपिड है, और इसके बीच हम ये पेन को ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये पेन क्या हुआ आपका? प्रोटीन। और ये मेरा दोनों हाथ क्या हुआ? दोनों पाम क्या हुआ? लिपिड हुआ, ठीक है। जैसे आप सैंडविच खाते हो, तो सैंडविच का दोनों ब्रेड क्या हुआ? लिपिड हुआ। उसके बीच का आलू क्या हुआ? प्रोटीन हुआ। तो ऐसी प्रोटीन जो 2 लिपिड लेयर के बीच में पाई जाती है, ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीरियर प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे पाई जाती है, उसके सरफेस पे देखो जो पाई जा रही है, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर प्रोटीन। उसको हम कहते हैं बच्चों एक्सटीरियर प्रोटीन। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस किस चीजों का इससे इन और आउट हो सकता है, कौन कौन सी चीजें इस सेल के अंदर जा सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं जा सकती हैं। तो सेल के अंदर सबसे पहले जो गैसेस जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो है CO2 और O2। CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से इजीली मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस से CO2 और O2 का एक्सचेंज सेल के अंदर आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं सेल के अंदर। तो वाटर की ही बात करें तो वाटर भी डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करता है, मतलब वाटर का भी मूवमेंट सेल के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। फिर हम अगर दूसरी चीजों की बात करें कि डिफ्यूजन होता क्या है, अगर डिफ्यूजन के थ्रू CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, उसकी हम बात करें तो डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब डिफ्यूजन जो कराएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कराएगा। किस किस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट? CO2 का, O2 का और वाटर का। दूसरा, डिफ्यूजन में होता क्या है बच्चों? तो डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन होगा। क्या होगा? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होगा किसमें? डिफ्यूजन में। अगर हम डिफ्यूजन में मूवमेंट की बात करें तो CO2 का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, O2 का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें हम सेल को रखे हुए हैं, और सेल के अंदर अगर CO2 का लेवल ज्यादा है, सेल के अंदर अगर CO2 का लेवल, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन लो है, CO2 का कंसंट्रेशन लो है, तो कैसे मूवमेंट होगा बच्चों? अभी मैंने बोला कि जहां पे हायर कंसंट्रेशन होगा वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, यानी CO2 का मूवमेंट सेल से बाहर इन्वायरमेंट की तरफ होगा, यानी CO2 सेल के अंदर से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम आपसे ऐसे ही पूछते हैं, एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ मैं। बताओ, अगर मैं एक कोई कंटेनर ली, ये सेल ले ली मैं, अगर यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो बच्चों अगर ये डिफ्यूजन हुआ इस सेल में, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ ये आप बताइए, अपने से बताइएगा। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि ये पहला सेल है हमारा,
अगर हम इसी सेल को उठाएं, इस सेल को उठाएं, यहां रख दिए, और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है, बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन किस साइड मूव करेगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये दोनों का आंसर आप अपने कॉपी में लिखेंगे डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करके। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अच्छा चलिए, हम ऑस्मोसिस पिछले क्लास में बताएंगे, सॉरी अगले क्लास में बताएंगे। अभी आप ये वाला क्वेश्चन तब तक मुझे सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए अगले क्लास में लेकर आऊंगी ऑस्मोसिस से, कि ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों। चलिए, थैंक यू।